हैरानी से, क्या यह सच है? कबीर, लग तो यही रहा है। 1 मिनट, मैं दोबारा देखता हूँ। कहते हुए उसने दोबारा नोटिस पढ़ा और देव की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। यह सच है मेरे यार, तेरे तो वारे न्यारे हो गए। देव, यार संभाल मुझे, कहीं मैं खुली आंखों से सपने तो नहीं देख रहा। कबीर हंसते हुए, नौटंकी कहीं का, बस यह समझ ले कि किस्मत मेहरबान है तुझ पर। देव के चेहरे पर अब मुस्कुराहट अलग से दिख रही थी। उसे क्या पता था कि सुबह सुबह यह सरप्राइज मिलेगा। वह हंसते हुए बोला, मैं तो अभी से खुशी से आसमान में उड़ने लगा हूँ। अभी जाकर मौली को बताता हूँ। कबीर, तू सच में पागल हो गया है इस प्यार के चक्कर में। देव, कबीर को गले लगा खुशी से उछलने लगा। पागल होने वाली बात ही तो है। 2 दिन बाद हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप है और वह भी मौली के शहर में। इसका मतलब 3 दिन में मौली के पास रहूँगा। सच्ची यार, बहुत मज़ा आएगा। और अब तो तू भी साथ है तो मज़ा तो 2 गुना बनता है। मैं तो कहता हूँ कि तू भी पटा ले कोई अच्छी सी लड़की और सेट हो जा। कबीर, मेरे मजनू, अपने भाषण किसी और को सुनाना, मुझे माफ़ कर। और चल, रिपोर्टिंग टाइम हो गया है। देव को अपने साथ लेकर कबीर आगे बढ़ा कि सामने से मंजीत भागता हुआ आया। कबीरे मेरे यार, मज़ा आ गया। कहते हुए वह कबीर की ओर गले मिलने को आगे बढ़ा कि देव लपक कर उसके बीच में आ गया। देव, तू ना मेरे यार से दूर रहा कर। मैं बता रहा हूँ कि तेरी नीयत खराब लगती है मुझे। अभी अभी घर से लौट कर आया है और आते ही कबीरे कबीरे की रट शुरू कर दी। मंजीत, तो तेरे को मिर्ची क्यों लगती है? और बार बार कहूँगा कबीरे कबीरे कबीरे। अरे उसी की वजह से तो अपने अंश के साथ 1 दिन और बिता पाया हूँ। उसे थैंक यू नहीं बोलूँगा तो क्या तुझे बोलूँगा? हट परे। कहते हुए देव को हाथ से खींचकर उसने कबीर से दूर हटाने लगा। देव उससे हाथ छुड़ा, अब कबीर की ओर मुड़ा। सुन ले कान खोलकर, अगर तेरे मेरे बीच में कोई भी आया ना तो अच्छा नहीं होगा। इस मंजीत को दूर रखा कर, ठीक आदमी नहीं है ये। कबीर अब जोर से हंस पड़ा। बड़ा पागल है तू, हट रास्ते से, मुझे मिलने दे मंजीत से। देव, नहीं, मैं नहीं हटूंगा। मंजीत, तू तो सच में बड़ा मतलबी है। देख लेना, इस कबीर को तू सबसे बचा कर रखता है ना, ये एक दिन किसी और को गले लगा लेगा और तुझसे बहुत दूर भाग जाएगा। कहते हुए वह हंस पड़ा। देव, सबसे पहले तू भाग, हम दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता। मंजीत, ठीक है, जा रहा हूँ। और घर से जो खाने का सामान भेजा है ना तुम लोगों की भाभी ने तुम्हारे लिए, वह मैं अकेले अकेले ही खा लूँगा। कहकर मंजीत गुस्से का नाटक करते हुए वापस मुड़ा कि देव बोल पड़ा, अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा ले, मिलने अपने कबीरे से, और मैं तेरा बैग संभालता हूँ। कहते हुए वह मंजीत का बैग लेकर भाग गया। मंजीत, ओए भुक्कड़, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ देना। देव, देखा जाएगा। कबीर और मंजीत अब गले मिले। कबीर, अब तो खुश है ना तू? मंजीत, अरे बहुत खुश हूँ, लेकिन यह बता, आज अपना देव कैसे पागल हो रहा है? भाभी हद से ज़्यादा अच्छी मिल गई है क्या? कबीर, वह तो है ही, लेकिन यह नोटिस पढ़। मंजीत ने अब नोटिस पढ़ा, तो इसमें खुशी वाली बात क्या है? कबीर, दरअसल यह ट्रेनिंग कैंप मौली के शहर में है और वहाँ से देव का घर भी पास पड़ेगा। मंजीत, पर क्या फ़ायदा, छुट्टी तो मिलेगी नहीं, शाम को फ्री हुआ करेंगे। कबीर अब शरारती अंदाज में मुस्कुरा दिया। मंजीत, 1 मिनट, तू कहना क्या चाहता है? कबीर, यही कि शाम और रात तो अपनी ही है। मंजीत, सही कहा तूने, मैं तो कहता हूँ कि तू भी देख ले कोई अच्छी लड़की। कबीर, मैं क्या देखूँ, जब मिलनी होगी तो खुद ही मिल जाएगी। फिलहाल चल, उसको पकड़कर ग्राउंड में भी ले जाना है। तारा और मौली अपनी बुक्स को सही जगह पर लगा रही थी। तभी देव का फोन आया। मौली, हाँ बोलो। देव, तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मौली, क्या? देव, मैं और कबीर 2 दिन बाद तुम्हारे शहर में आ रहे हैं और 3 दिन तक वहीं रहेंगे। यह सुनकर मौली खुशी से उछल पड़ी। मजाक तो नहीं कर रहे ना, तुम सच कह रहे हो ना? देव, नहीं यार, मैं सच कह रहा हूँ, कोई मजाक नहीं कर रहा। हमारा 3 दिन का ट्रेनिंग कैंप है। मैं तो बस इंतज़ार कर रहा हूँ
कि जल्दी से 2 दिन कट जाएं, फिर मौका मिलते ही तुम्हारे पास आ जाएंगे हम। अब तो तुम कबीर से भी मिल पाओगी। मौली मुस्कुरा दी। यह तो बहुत ही अच्छी खबर है। इतने में कबीर और मंजीत वहाँ आ गए। कबीर, यहाँ चिपका हुआ है, चल जल्दी, कहकर वो देव का हाथ पकड़कर ले गया। देव, मैं बाद में बात करता हूँ। उसने जल्दी से फ़ोन अपनी जेब में रख लिया। राठी, देख कबीरे, मैंने कहा था ना कि यह खुशखबरी दे रहा होगा मौली भाभी को। तारा, क्या बात है, कौन आ रहा है? मौली ने अब सारी बातें तारा को बताई तो तारा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मौली, अब उस कबीर से मिलना हो जाएगा। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। देव उसकी बहुत तारीफें करता है। तारा, सच कहूँ तो मिलना तो मैं भी चाहती हूँ उससे। मौली, क्या बात है, हमारी चापली भी मिलने की जल्दी में है कबीर से। तारा, अभी तू ही तो कह रही थी कि बहुत तारीफ सुनी है, मैं भी बस इसीलिए देखना चाहती हूँ। मौली, अच्छा सॉरी, मैं बस मजाक कर रही थी। तारा, ठीक है, जा, माफ किया। शाम हो चुकी थी। कबीर अपने कमरे में आकर बैठ गया। तभी उसे याद आया कि माँ को फ़ोन करना है। उसने फटाफट से अपनी माँ को फ़ोन किया। माँ, अच्छा, याद आ ही गई अपनी माँ की। कबीर मुस्कुराकर, अरे मेरी माता, मैं बिल्कुल अभी फ्री हुआ हूँ। माँ, देव के साथ रहते हुए मुझे याद करने का वक्त ही कहाँ है। कबीर हंसते हुए, आप भी कमाल करती हो। उस पागल के चक्कर में क्या मैं अपनी माँ को भूल जाऊंगा? माँ मुस्कुराकर, यह बता कैसा है तू? कबीर, अच्छा हूँ, और अभी आपसे बात करके तो और भी अच्छा हो गया। माँ, सब समझ रही हूँ, अभी मक्खन लगा रहा है ना तू, लेकिन मैं कुछ नहीं भूली हूँ। पिछली बार भाग गया था तू शादी की बात सुनकर, इस बार आएगा ना तो पकड़ कर बैठा लूंगी अपने पास और फिर सारी लड़कियों के फोटो दिखाकर पूछूंगी कि कौन सी लड़की पसंद है। कबीर, बस इसीलिए दूर भागता हूँ आपसे। जब कभी भी बात करो आप ही बस शादी की बात करती रहती हो। माँ, तो क्या करूँ, अपने बेटे की शादी के बारे में सोचना गलत है क्या? कबीर, नहीं, लेकिन मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता, और आपको क्या ज़रूरत है बहू की? अगर वह आ गई तो आपका प्यार बढ़ जाएगा उसमें और मुझ में, जो मैं होने नहीं दूंगा। आप सिर्फ मेरी माँ हो और आपका सारा का सारा प्यार सिर्फ और सिर्फ मेरा है। माँ प्यार से बोली, पगले, ऐसा कुछ नहीं है, तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरा चांद है तू। कबीर, आप बताइए कि आप कैसी हैं? माँ, मैं भी अच्छी हूँ। कबीर, अब जल्दी से बताओ कि आपका लाडला बेटा कौन है? माँ, तू कभी नहीं सुधरेगा, हर बार यही सवाल पूछता है और हर बार मेरा एक ही जवाब है कि मेरा लाडला मेरा कबीर है। रोहन कहता है कि माँ आप भैया से ज़्यादा प्यार करती हो, पर क्या करूँ, मेरा कबीर है ही लाखों में एक। कबीर, लेकिन वो तो हमेशा आपके साथ है, तरस तो मैं ही रहा हूँ ना आपके प्यार के लिए। कहते हुए उसकी आंख से आंसू बह निकला, जिसे उसने फटाफट से पोंछ लिया। माँ ने अब खुद को भी संभाला। अच्छा सुन, जल्दी आना, कई महीने हो गए हैं, तेरी बहुत याद आती है। कबीर, मैं भी आपको बहुत याद करता हूँ, जल्द ही आऊँगा और आपकी गोद में सर रखकर बहुत सारी बातें करूँगा और अपनी थकान भी उतारूँगा, लेकिन तब जब आप शादी की बात नहीं करोगी। माँ, अच्छा नहीं करूँगी, अब खुश? बस तू आ जा, आंखें तरस गई हैं तेरी राधा माँ की तुझे देखने को। कबीर कुछ कहता कि देव ने आकर उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। कबीर, पागल हो गया है क्या? माँ है। देव, हाँ मैं जानता हूँ, उन्हीं से बात करनी है। अब वह कबीर की माँ से बातें करने लगा। नमस्ते आंटी, कैसे हो? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ कि एक बेटे से दूर माँ कैसी अच्छी रह सकती है, पर आप टेंशन ना लो, आपके इस बेटे के पास आपका यह दूसरा बेटा है ना, उसका ख्याल रखने के लिए। माँ हंसते हुए, सब जानती हूँ, तू ना बिगाड़ रहा है उसे, तेरे साथ यह लड़का इतना बिजी रहता है कि अपनी माँ को भी फ़ोन करने का टाइम नहीं मिलता इसे। देव, क्या ऐसी बात है तो ठीक है, मैं इसे अभी सबक सिखाता हूँ, मेरे चक्कर में माँ को ही भूल गया। माँ, इस बार छुट्टी में कबीर के साथ तू भी आना, तुम दोनों को खिला पिला कर
खूब मोटा ताज़ा करके भेजूंगी। देव हंस दिया। जी पक्का, इस बार ज़रूर आएंगे। और आप टेंशन न लिया करो ज़्यादा। अपने बेटे से थोड़ा सा प्यार बचा कर रोहन को भी दे दिया करो। इसके लिए तो मैं और मेरा प्यार ही काफ़ी है। माँ हंस दी। अच्छा रखती हूँ, और हाँ, अपना और अपने इस दोस्त कबीर का ख्याल रखना। कहते हुए उन्होंने फ़ोन रख दिया। देव ने कबीर की ओर देखा, जो बिल्कुल शांत खड़ा था। देव, क्या हुआ? तू ठीक तो है? कबीर, ठीक हूँ। माँ के बारे में सोच रहा था, कैसे अकेले सब कुछ संभालती हैं। मैं तो यहाँ हूँ और वहाँ रोहन अभी पढ़ाई कर रहा है। कितना मुश्किल हो जाता होगा उनके लिए। देव मुस्कुराकर, वह एक शेर की बीवी हैं और एक बब्बर शेर की माँ, वह कुछ भी कर सकती हैं। कबीर हंसते हुए, कभी कभी ही सही, लेकिन तू बातें अच्छी कर लेता है। देव, शुक्र है भगवान का, तुझे मेरी बातें तो पसंद आईं। अब 2 दिन बाद देव, कबीर और मंजीत ट्रेनिंग कैंप के लिए मौली के शहर पहुंच चुके थे। ट्रेनिंग की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। देव अपने साथियों से 20 बार पूछ चुका था कि ट्रेनिंग शाम को कितने बजे खत्म होगी। उसकी इस हरकत पर कबीर और मंजीत हंस रहे थे। देव, बड़े जालिम हो तुम दोनों। तुम क्या समझोगे मेरे प्यार का दर्द? सामने कुआं है, फिर भी प्यासा खड़ा हूँ। और राठी, तू कुछ शर्म कर। तेरे तो बीवी बच्चे हैं, तुझे किस चीज़ की कमी है? लेकिन कबीर, तू भी उसका साथ दे रहा है। याद रखना, जब तेरी बारी आएगी ना, तब देखूंगा कि कैसे तड़पता है अपनी होने वाली बीवी से मिलने के लिए। कबीर, अपनी नौटंकी बंद कर और दिमाग का इस्तेमाल कर। तू सबसे बार बार पूछेगा तो सबकी निगाहों में आ जाएगा कि शायद तू कुछ गड़बड़ करने वाला है। मंजीत, और सबका ध्यान तुझ पर रहेगा, लेकिन तू तो खुद ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। देव, तो क्या करूं? मैं मौली से मिलने के लिए मरा जा रहा हूं। कुछ तो रहम करो। कबीर, मेरी जान, कुछ करना। कबीर, अच्छा यह बता कि यहाँ से कितनी दूर होगा मौली का घर? देव सोचकर, यही कोई 20 मिनट दूर। कबीर मुस्कुरा दिया। 20 मिनट जाने के और 20 मिनट आने के, मतलब 40 मिनट तो सफ़र के लिए ही चाहिए। देव, हाँ तो? कबीर, अभी मैंने सुना है कि 10 मिनट में सभी को सारी गाइडलाइंस और रूल समझा दिए जाएंगे। उसके बाद एक मॉक ड्रिल है। देव, इसका मतलब आज टाइम नहीं मिलेगा जरा भी। राठी, अरे सुन तो सही, उसके बाद रेस्ट 3 घंटे का है। देव, झूठा। कबीर, तू समझ नहीं रहा है। रेस्ट के बाद हमारी सीनियर मीटिंग करेंगे, तो उनकी मीटिंग में तकरीबन 1.5 से 2 घंटा लगेगा। राठी, और जब सीनियर्स मीटिंग में बिजी होंगे तो हम पर नज़र कौन रखेगा? वार्डन ना, मैं उसे संभाल लूँगा। तुम दोनों चले जाना, लेकिन 3 घंटे के अंदर आ जाना, वरना हमारा कोर्ट मार्शल पक्का है। देव, अरे बिल्कुल, 3 घंटे तो बहुत हैं। बस तू वार्डन की नज़रों से हमारी गैर मौजूदगी को बचा कर रखना। शाम को मंजीत को सब समझाकर जब दोनों दोस्त बाहर की ओर जाने को हुए कि तभी कैप्टन सर वहां आ गए। कबीर, चलो मेरे साथ, कुछ अरेंजमेंट करनी है। यह सुनकर अब राठी की तो हंसी ही नहीं रुक रही थी, लेकिन देव को बहुत गुस्सा आ रहा था। कबीर ने उदास हो देव की ओर देखा और कैप्टन सर के पीछे पीछे चला गया। राठी हंसते हुए, अपने तो कबीर की किस्मत ही खराब है। अच्छा खासा जा रहा था कि कैप्टन सर आ गए उसे बुलाने। देव गुस्से में, यहाँ सभी को कबीर चाहिए। अरे इतने सारे लोग हैं, किसी को भी पकड़ लेते। राठी, वो अच्छा बच्चा है और तू शरारती बच्चा। कहते हुए वह फिर से हंसने लगा। इतने में उनका एक साथी आया और देव के हाथ में पर्ची थमा दी। ले, कबीर ने भिजवाई है। कहते हुए वह वहाँ से चला गया। मंजीत, देख तो क्या लिखा है। देव ने पर्ची खोली तो उसमें कबीर ने लिखा था, तुम मौली के पास जाओ और मुझे वहाँ का एड्रेस भेज देना। मैं मौका मिलते ही यहाँ से निकलकर वहाँ पहुँच जाऊँगा। राठी, सही है यार, एक साथ गायब होते तो सबकी नज़रों में आते। अभी कबीर देखेगा सबको तो लगेगा कि देव भी यहीं कहीं है। देव भारी मन से वहाँ से निकलने लगा और मंजीत से कह दिया कि अगर 1 घंटे में कबीर वहाँ नहीं पहुँचा तो मैं भी वापस आ जाऊँगा। राठी, अरे यार,
देव, वैसे तू भी चलता तो मिला देता मौली से। मंजीत, यहाँ भी कोई चाहिए ना जो तुम्हारे पीछे से संभाल सके, और मैं तो भाभी से सीधे तेरी शादी में ही मिलूंगा। देव हंसता हुआ वहाँ से चला गया। उधर मौली और तारा बड़ी बेसब्री से देव कबीर का इंतज़ार कर रही थीं। उन्हें यह नहीं पता था कि अभी कबीर नहीं आ रहा है। देव अब पीजी पहुंचा। उसे देखकर मौली ने खुशी से गले से लगा लिया, लेकिन तारा की निगाहें दरवाजे पर ही थी। उसने पूछा, कबीर कहाँ है? देव ने उसे सारी बातें कह सुनाई। मौली तारा मायूस हो गई। देव, उसने वादा किया है कि ज़रूर आएगा। मेरे दोस्त ने आज अपने किसी भी वादे को नहीं तोड़ा है, बस उसे जल्दी से मौका मिल जाए वहाँ से निकलने का। अरे हाँ मौली, तुम अपना एड्रेस तो दो, कबीर को भेजना है। मौली ने देव को एड्रेस दिया और देव ने उसे कबीर को भेज दिया। मौली, वैसे आर्मी की ड्रेस में तुम और भी अच्छे लग रहे हो। तारा, हाँ बिल्कुल परफेक्ट। देव मुस्कुराकर, अपनी इस वर्दी की यही खासियत है, इसे कोई भी पहन ले तो एकदम परफेक्ट लगता है। अभी तुम दोनों कबीर को देखना, वो तो बिल्कुल हीरो लगता है। मौली, अच्छा तो चलो उसे भी देख लेंगे। तारा, तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो? जब तक कबीर आता है तुम थोड़ा घूम आओ। देव, नहीं, आज मैं कबीर के बिना कहीं नहीं जाऊँगा। कहते हुए वह वापस बिस्तर पर बैठ गया। मौली, हाँ आज हम सब साथ साथ जाएंगे। आधा घंटा हुआ था कि कबीर का फ़ोन आया। उसने देव को बताया कि वह वहाँ से निकल चुका है। यह सुनकर देव ने राहत की सांस ली। तू आ जल्दी, फिर हम लोग घूमने चलेंगे। उसके आने की खबर सुनकर मौली और तारा बहुत खुश हुई। कबीर अब रास्ते में था, लेकिन पता नहीं क्यों आज वह बहुत नर्वस हो रहा था। यह देव ने कहाँ फंसा दिया? अगर वहाँ कैंप में किसी को पता चला कि हम वहाँ नहीं हैं तो अच्छी खासी सज़ा मिलेगी। लेकिन एक बार देख तो लूँ कि मेरी दोस्त मौली दिखती कैसी है। सोचते हुए मैं मुस्कुरा दिया। देव पीजी के बाहर सड़क पर निकल कबीर के आने का इंतज़ार करने लगा। थोड़ी देर में कबीर वहाँ आ गया। देव ने उसे खुशी से गले लगा लिया। अच्छा हुआ जो तू आ गया, चल जल्दी, तुझे तारा और मौली से मिलवाता हूँ। कहते हुए उसने हाथ पकड़कर मौली के रूम के सामने आ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खटखटाया। मौली ने जल्दी से दरवाज़ा खोला तो सामने कबीर था। देव, यह लो मेरा हीरो, मेरा भाई, मेरी जान, मेरा सब कुछ। कहते हुए वह कबीर के सामने से हट गया। तब तक मौली के पास तारा भी आकर खड़ी हो चुकी थी। देव ने सही कहा था, कबीर एकदम हीरो लगता था। अच्छी हाइट, पर्सनैलिटी, स्मार्ट लुक। देव भी अब उसके पास आकर खड़ा हो गया। दोनों एक साथ खड़े हुए भाई लग रहे थे। कबीर अब उन दोनों की तरफ से मुस्कुरा दिया, लेकिन वह दोनों उसे देख ही जा रही थी। देव, अरे नज़र लगाओगी क्या मेरे भाई को? कबीर यह सुनकर मुस्कुरा दिया। मौली, तुम्हें तो हीरो होना चाहिए, जैसे सुना था बिल्कुल वैसे ही हो। तारा तो अब भी हैरानी से कबीर को ही देखे जा रही थी कि देव की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। देव, अच्छा तुम दोनों अभी अपने नाम मत बताना। चल कबीर, पहचान इन दोनों खूबसूरत लड़कियों में से कौन मौली है और कौन तारा। कबीर हैरानी से, मैं कैसे? तारा, तुम तो आर्मी वाले हो, तो क्या हमें भी नहीं पहचान सकते? कबीर, ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। वह अपने सामने खड़ी तारा और मौली को देखने लगा। देव, मौली और तारा तीनों उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे कि क्या कबीर मौली को पहचान पाएगा या नहीं। डियर रीडर्स, इस स्टोरी के टोटल 34 पार्ट्स हैं, बट मैं यहाँ सिर्फ 10 पार्ट्स ही अपलोड कर रही हूँ। अगर आपको बाकी के पार्ट्स भी जानने हैं तो आप प्लीज़ प्रतिलिपि ऐप पर मेरे नाम यानी कि मीरा शर्मा के नाम से सर्च कीजिए। वहाँ आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा और वहीं पर आपको मेरी सारी स्टोरीज़ भी मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर सारे पार्ट्स अपलोड नहीं कर सकती क्योंकि मैंने इस स्टोरी के ऑडियो राइट्स प्रतिलिपि को दे दिए हैं, लेकिन हाँ इस स्टोरी के बाकी सीजन्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो प्लीज़ इस स्टोरी को आगे तक जानने के लिए प्रतिलिपि ऐप पर जाकर वहाँ पूरा पढ़ें। उसके बाद ही आप
इसके दूसरे सीज़न पर आएँ, क्योंकि अगर आपको ये स्टोरी पूरी नहीं पता होगी तो आप कई सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स, कई सारे इमोशंस मिस कर देंगे। थैंक यू। जल्द ही मैं यहाँ पर दूसरा सीज़न स्टार्ट करने वाली हूँ जिसका नाम है एहसास दो तरफ़ा।